हाय गाइस, दिस इज नरेंद्र एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज है 14 अप्रैल और कल मार्केट खुलेगा 15 अप्रैल को। और 15 अप्रैल के लिए दो अपॉर्चुनिटी मैंने फाइंड आउट की है। सो चलिए लेट डिस्कस की मार्केट के अंदर किस तरह से क्या होने वाला है। सो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द इंडस टावर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और इसमें अपॉर्चुनिटी क्यों दिखती है इसको मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। देखिए, अगर इसको हम थोड़ा सा चार्ट के हिसाब से देखें तो आप देखिए यहाँ पे नीचे इस स्टॉक ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसको, ठीक है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये सितंबर के बाद में स्टॉक कंटिन्यू फॉल हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो धीरे धीरे ये स्टॉक अपने जो इसका हाई था 460 के आसपास का, उसको ये नीचे की तरफ ब्रेक करता हुआ स्टॉक यहाँ पे आकर के करीब 317 320 के एरिया के अंदर इसने सपोर्ट बनाया। यानी फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और इसके बाद में ये वापस स्टॉक ऊपर की तरफ गया। देखिए, जब स्टॉक वापस ऊपर जाता है, अगर स्टॉक को अपसाइड की तरफ जाना होता है तो जो पिछले जो हाई बनाता है उस हाई से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ये करीब करीब 373 375 का जो प्राइस है वहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से एक बार फिर से उसी लेवल पे आया। 320 315 17 के बीच का जो एरिया था, इसी जगह पे इसने वापस सपोर्ट लिया। दोबारा स्टॉक ने एक बार फिर से कोशिश की, वापस स्टॉक लगभग 370 और 75 के रेंज में जाकर के फिर से अटक गया और वहाँ से स्टॉक फिर से एक बार फिर से नीचे आया, ठीक है। तो 3 मार्च के आसपास ये स्टॉक 315 313 की रेंज के अंदर आया। और देखिए, जब इस रेंज के अंदर आया तो फिर यहाँ से फिर से एक बाउंस आया है और ये स्टॉक अभी वापस उसी एरिया में आकर के 377 के आसपास के एरिया में आकर के ये स्टॉक रुक गया है, ठीक है। रुक गया मीन्स कि अभी क्योंकि अभी मार्केट 3 दिन से बंद है तो स्टॉक अभी फिलहाल 373 के प्राइस पे अटका हुआ। तो देखिए, ये जो एरिया है ये ऊपर एक रेजिस्टेंस का एरिया हो गया, नीचे का जो एरिया है वो एक सपोर्ट का एरिया हो गया। अगर अपन इसको यहाँ पे इसको मार्क कर दें तो आपको दिखेगा कि ये एक ऊपर रेजिस्टेंस हो गया और 370 375 की जो रेंज है इसके लिए रेजिस्टेंस बन गई है और ये नीचे की तरफ सपोर्ट बन गया। तो अगर हम किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ देखिए कि जब भी स्टॉक यहाँ पे ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है तो ये थर्ड टाइम कोशिश हो रही है। देखिए, कोई फर्स्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये सेकंड हो चुकी है और ये थर्ड टाइम है, ठीक है। थर्ड टाइम इसकी ये फिर से कोशिश कर रहा है। दूसरा, मार्केट भी अभी पिछले कुछ दिनों से, जब से ट्रंप ने टैरिफ वार को पॉज किया है, उसके बाद में मार्केट भी थोड़ा अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। तो प्रोबेबली ऐसा लगता है कि ये स्टॉक इस रेंज को अगर ये तोड़ देता है तो इसके लिए नए टारगेट जो अपसाइड के हैं वो खुल जाएंगे और ये स्टॉक वापस अपने जो इसने हाई किया था करीब करीब 460 का, उस तरफ जा सकता है। तो कैसे करना है, क्या करना है, देखिए हम इसके अंदर ये कर सकते हैं 375 के बाद में हम इसमें अपनी एंट्री बना सकते हैं। इस लेवल को अगर ये क्रॉस करता है, 375 को क्रॉस करता है, तो उसके बाद हमें इसमें एंट्री बनानी है, उससे पहले इसमें एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है। और स्टॉक में इसमें एंट्री बनाने के बाद में हमारा जो टारगेट रहेगा वो करीब करीब 455 से लेकर के 460 के आसपास का टारगेट रहेगा, बिकॉज कि ये बहुत ही मेजर हडल रहेगा। यहाँ पे स्टॉक फिर से एक बार रुकेगा और नीचे की तरफ आ सकता है। तो इसलिए हम फर्स्ट टारगेट ये लेके चल रहे हैं और यहीं से हमें स्टॉक के अंदर एग्जिट कर देना है, ठीक है। तो दूसरा, इसमें स्टॉप लॉस भी हमें ध्यान में रखना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो ये अभी कैंडल्स बनी हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे हैमर टाइप की कैंडल है, हालांकि हैमर को सपोर्ट पे देखा जाना चाहिए, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस के पास भी हैमर बना है तो उसका भी कुछ रिलेवेंस होता है। तो इसलिए हम इस कैंडल का लो यानी कि 465 है और ये बड़ी कैंडल है करीब करीब 460 की है, तो 460 क्योंकि ये गैप अप करके कैंडल बनी थी तो अपन इसको रेजिस्टेंस की तरह, इसको सपोर्ट की तरह देख सकते हैं। तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो अगर इसको वापस ब्रेक करता है, यानी कि ये सपोर्ट एक तरह से गैप, जब गैप बनते हैं ना, गैप भी अपने आप में एक सपोर्ट होता है। तो वापस अगर स्टॉक यहीं से नीचे की तरफ आ जाता है तो क्या होगा कि ये स्टॉक वापस यहाँ तक आ सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। तो देखिए, ये स्टडी है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ये हमारी स्टडी है और हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो हम अपनी नॉलेज और अपनी समझ के हिसाब से कर रहे हैं। हम यहाँ पे केवल एक स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं कि स्टॉक में प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या हो सकती है। ऐसा ही होगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरी स्टडी है। आप जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं
तो आप उसको अपनी समझ, अपनी नॉलेज, या अगर हमें उसकी समझ कम है तो हम हमें किसी एक्सपर्ट से उसकी राय ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के टारगेट के लिए हम इसमें वेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें अपनी पर्सनल पोजीशन बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये मेरी स्टडी है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइज़र, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, उनसे कंसल्ट जरूर करना है। ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई टिप नहीं है। दूसरा स्टॉक है हमारा कोची शिपयार्ड। कोची शिपयार्ड देखिए, सेम इस स्टॉक के अंदर भी सेम ऐसे ही कहानी है। ये स्टॉक भी करीब करीब जो इसका हाई था, ठीक है, ये स्टॉक करीब 3000 के लेवल को छू चुका था। 3000 के आसपास के लेवल से गिरते गिरते ये स्टॉक जो है करीब करीब 1264 तक पहुंचा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे स्टॉक जो है इतनी बड़े फॉल के बाद में इसने एक पॉज लिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉज का मतलब कि स्टॉक यहाँ से वापस अपसाइड गया, बट क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है तो करीब 1700 तक जाने के बाद में स्टॉक ने वापस 1346, 1350 ऊपर की तरफ वापस देखिए करीब 1400 के आसपास का लेवल, और फिर नीचे की तरफ वापस इसने 1180, 86 के आसपास के लेवल। लेकिन ये जो 1180 के जो लेवल है, यहाँ पे देखिए स्टॉक एक तरह से होल्ड करने लग गया, यानी कि ये 1180 का जो लेवल है ये इसके लिए एक सपोर्ट बन गया। और देखिए यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ कोशिश की है इसने, लेकिन अभी आई थिंक ये स्टॉक यहीं से ही ऊपर की तरफ चला जाता। लेकिन हुआ क्या है कि जब ये टैरिफ वार स्टार्ट हो गया तो सडन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फॉल हुए थे, सारे स्टॉक गिरे थे, तो उस केस में ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक वापस आया। लेकिन देखिए अभी भी उस सपोर्ट को इसने छुआ नहीं, और वहाँ से जब थोड़ी वापस पॉजिटिव न्यूज आई है मार्केट की, तो स्टॉक वापस अभी करीब करीब 1400 लेवल पर आकर के रुका हुआ है। ठीक है, अभी हमें इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये मैंने पहले दिया था, इसको आप अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इस स्टॉक के अंदर क्या हो सकता है, देखिए अगर अपन इसको देखें जो इसका फॉल होता है उसके बाद, अगर मैं इसमें एक ये ब्लैक कलर की मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन जो है ये ऊपर इसको रोक रही थी। आप देखिए फर्स्ट यहाँ पे इसने हडल लिया था, सेकंड यहाँ पे ट्रेंड लाइन का हडल लिया, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन का हडल लिया, और यहाँ पे एक बड़े वॉल्यूम के साथ में इसने, अगर मैं आपको इसका वॉल्यूम चेक कराऊँ, अगर आप इसका वॉल्यूम देखेंगे, जिस दिन इसने ये बड़ी जब कैंडल आई थी, ये देखिए इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए आप, तो ये जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टाइप बन रहा था ना कुछ दिनों से, उसको एक बड़े वॉल्यूम के साथ में ब्रेक किया, और इसके साथ में ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया। ये जो ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेक किया। उसके ऊपर ये स्टॉक देखो, जब भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ना तो स्टॉक वापस उसको रीटेस्ट करता ही करता है। ठीक है, कई बार ज़्यादा बुलिश होता है सिनेरियो तो शायद नहीं करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ट्रेंड लाइन को वापस रीटेस्ट किया जाता है। तो यहाँ देखिए रीटेस्ट हुआ है और स्टॉक वापस इधर से जाना था, लेकिन जैसा कि बता रहा हूँ टैरिफ वार स्टार्ट हो गया था तो प्राइस नीचे आ गई थी, लेकिन वापस स्टॉक अभी भी बुलिश सिनेरियो की तरह लग रहा है, तो इसलिए स्टॉक यहाँ से अपसाइड जा सकता है। टारगेट क्या रहेंगे, टारगेट यहाँ से अपसाइड की तरफ फर्स्ट टारगेट हमारे करीब करीब 1900 का लेवल। ठीक है, सेकंड अगर लेवल देखेंगे तो आप जो है, मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज है, सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पास में कुछ मंदिर वगैरह हैं तो सुबह सुबह आरती वगैरह होती है। तो फर्स्ट टारगेट जो है 2000 के, सेकंड टारगेट जो है देखिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था बड़ा, इसलिए मैंने यहाँ के आसपास एक लेवल बन रहा है वो है करीब 2500 का लेवल। ठीक है, और थर्ड टारगेट है वो करीब 3000 का। तो आप इसको इस तरह से ध्यान में रखिए, जैसा कि मैं वापस यहाँ बता देता हूँ। देखिए ये एक लेवल रहेगा यहाँ पे, ये करीब 2500 का लेवल है टारगेट यहाँ पे। सेकंड, फर्स्ट मैंने बताया था आपको 2000 का, सेकंड रहेगा हमारा 2500 का, और थर्ड जो टारगेट है वो हमारा करीब करीब 3000 का। तो देखिए ये एक दिन में टारगेट नहीं आएगा, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि हमें थोड़ा वेट करना होता है। तो क्योंकि अभी प्राइस जो है हमें बहुत अच्छी मिल रही है यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से हम इसको देख सकते हैं, और करीब 1-1.5 साल के अंदर ये हो सकता है कि ये टारगेट हमारे अचीव हो जाए। तो फ्रेंड्स, दीज आर द 2 अपॉर्चुनिटी फॉर टुमारो। तो इसको ध्यान में रखिए, अपनी स्टडी एनालाइज कीजिए, अपनी समझ के अनुसार इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो पैनिक नहीं होना है। लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट में कोई इशू नहीं होता है, तो हमें वो सोच के चलना है। ठीक है, थोड़ा निफ्टी का मैं अपना व्यू बता देता हूँ आपको, मुझे निफ्टी के अंदर कैसा क्या लग रहा है। तो दिस इज़ द निफ्टी चार्ट। अगर आप देखिए, मैंने इसको कंटिन्यू में आपके साथ में शेयर करता रहा हूँ, अभी कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना पाया था मैं, तो
लेकिन वापस मैंने अभी थोड़ा स्टार्ट किया है। और ये देखिए फर्स्ट यहाँ से जब निफ्टी गिर रहा था, ये इसके रेजिस्टेंस हैं जो ऊपर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है। और यहाँ पे जब देखिए स्टॉक वापस अपसाइड गया था तो करीब करीब 23,400, क्योंकि ये पहले भी रेजिस्टेंस लिया था तो यहाँ पर वापस स्टॉक को फॉल करना ही था, ठीक है। कुछ EMA भी यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रहे थे तो वहाँ से भी रेजिस्टेंस बनता ही था। तो लेकिन क्योंकि मेरा जो व्यू था मुझे लग रहा था कि करीब करीब इस लेवल से वापस पलट जाएगा, लेकिन वही कि ट्रम्प की वजह से जो टैरिफ वार स्टार्ट हुआ है चाइना जो वर्ल्ड के अंदर उन्होंने जो टैरिफ लगाए थे उसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ गिरा, और जो 21,700 के आसपास का जो सपोर्ट था उसको लेकर के मार्केट वापस अभी देखिए जब पैनिक होता है ना, जब न्यूज़ होती है ना, तो न्यूज़ को मार्केट रिएक्ट करता है, बट न्यूज़ को मार्केट फर्स्ट टाइम रिएक्ट करेगा। अगर सेम न्यूज़ कंटिन्यू चलती रहेगी तो मार्केट फिर उसको रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि यूक्रेन वॉर के अंदर भी हुआ था, जब मार्केट के अंदर फर्स्ट टाइम यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई थी, न्यूज़ आई थी तो मार्केट भयंकर रूप से गिरा था। लेकिन अब जो वॉर है वो कंटिन्यू चल रही है, बट आई थिंक कि उसका मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं। तो सेम चीज़ यही है कि अगर टैरिफ रोज ही चलता रहेगा तो फिर वो भी एक न्यूज़ जो है डिस्काउंटेड हो जाती है, और न्यूज़ का कोई असर फिर मार्केट पे नहीं होगा। मार्केट हमेशा न्यूज़ को फर्स्ट टाइम रिएक्ट करेगा, ठीक है। हिंडनबर्ग का केस भी आपके सामने है, जब अदानी के ऊपर कुछ एलिगेशन लगे थे, हिंडनबर्ग ने लगाए थे, तो फर्स्ट टाइम जब लगे थे तब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था, अदानी के सारे स्टॉक गिरे थे। लेकिन बाद में सेकंड टाइम जब हिंडनबर्ग ने अपनी कुछ एलिगेशन वापस रिफाइल किए थे US में, तो मार्केट ने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो दिस इज़ द सिनेरियो कि यहाँ पे अगर टैरिफ वार का फिर से अगर 90 दिन के बाद में कुछ होता तो मार्केट का रिएक्शन अब इतना ज़्यादा नहीं होगा, या होगा तो बहुत लिमिटेड होगा, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट जब तक 22,800 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो वापस मैं ये कहूँगा कि मार्केट बुलिश सिनेरियो में वापस जाएगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस या फर्स्ट जो टारगेट रहेगा मार्केट का वो रहेगा 23,400, और उसके अगर ऊपर निकलता है मार्केट तो फिर मार्केट के लिए अदर जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो आगे खुल जाएंगे, और वो रहेगा 24,800, ठीक है। तो दिस इज़ द फ्रेंड माई व्यू अबाउट द निफ्टी। तो देखिए मार्केट के अंदर कैसे क्या होता है। मार्केट अपने लेवल्स के हिसाब से काम करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करते हैं, और अगर आपको सपोर्ट कैसे देखना है, रेजिस्टेंस कैसे देखना है, या ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। तो मैं आपको सिंपल वे के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से मार्केट के अंदर जो है चार्ट के ऊपर हम लोग ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं और मार्केट को अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर कीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये कोई भी टिप एडवाइजरी नहीं है, ये मेरी नॉलेज है, मेरी समझ है, उसके हिसाब से मैं अपने मार्केट को स्टडी करता हूँ और जो मेरे व्यू है मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आप अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने किसी भी एडवाइज़र को पूछने के बाद कीजिए, और उनकी समझ और उनकी नॉलेज के हिसाब से कीजिए, और अगर आपका नॉलेज है तो आप अपने नॉलेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दिस इज़ नॉट द टिप एंड एडवाइजरी, ये वीडियो किसी प्रकार की टिप एंड एडवाइजरी नहीं देता है। हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हमको जिम्मेदार रहेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।